हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सरस्वती त्यागी और आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, जो कि हमारे क्लास 10th का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 16। ये उस वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट 2 और पार्ट 1 हमारा मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं जल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल, जैसे कि हम सभी को पता है, जल कहाँ कहाँ मिलता है? नदी में, समुद्र में और तालाब में, है ना। तो काफी बार क्या होता है कि नदी में जो जल का स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसको काबू में रखने के लिए, उसको नियंत्रण में रखने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? डैम बनाते हैं, बांध बनाते हैं। तो बांध क्या है? बांध में जल संग्रहण काफी मात्रा में किया जाता है, जिसका उपयोग सिंचाई में ही नहीं बल्कि विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। जैसे कोई नदी है जहाँ पे हमने बांध बना लिया, तो उस बांध में क्या होता है, हम बहुत सारा जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारा आगे चल के सिंचाई में काम आता है। और सिंचाई में ही नहीं, जो हम बिजली यूज करते हैं ना डेली अपने घरों में, तो उसको बनाने में भी वो सहायक होता है। अब कौन कौन सी नदियों पे कौन कौन से बांध है, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले आती है टिहरी बांध, जो कि हमारे नदी भागीरथी के ऊपर है, मतलब गंगा के ऊपर है। सरदार सरोवर बांध, जो कि नर्मदा नदी के ऊपर है। भाखड़ा नांगल बांध, जो कि सतलुज नदी के ऊपर है। इसके बाद आता है बांधों के लाभ, मतलब हमने बांध बनाया है तो उसका लाभ क्या है? पहला है सिंचाई के लिए पर्याप्त जल सुनिश्चित करता है। दूसरा, विद्युत उत्पादन के लिए, मतलब बिजली बनाने के लिए। तीसरा, क्षेत्रों में जल का लगातार वितरण करना। जैसे कहीं पर क्या होता है, सूखा होता है, तो बांध में जो पानी इकट्ठा हुआ होता है पूरा, तो उसको टाइम टू टाइम उस बांध से उन लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकास, मतलब लोग फिर बांध को देखने के लिए जैसे जाते हैं, लोग टूरिस्ट जो होते हैं, पर्यटक जो होते हैं, वो उसको देखने के लिए, तो उससे भी रोजगार बढ़ता है। मत्स्य पालन में सहायक, जैसे मछलियां होती है, मछलियों को पालने में इसका सहायता होती है। अब हम पढ़ेंगे बांधों की हानियां। अब बांध की जैसे लाभ है कि हमें क्या क्या फायदे हो रहे हैं बांध से, तो अब उसके कुछ न कुछ वो भी होंगी, हानियां भी होंगी। कृषि योग्य भूमि का विस्थापन, जहाँ पे मतलब लोग अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे, फिर उसके आसपास जहाँ पे बांध बना होता है उसके आसपास वो खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे। पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन, जैव विविधता को हानि होती है। बाढ़ का खतरा रहता है, जैसे अगर बांध में पानी लेवल से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसमें खतरा होता है। जीवों में प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है। अब जैसे कि हम सभी को पता है कि बांधों से हमें बहुत सारी हानियां होती हैं, तो उसको बचाने के लिए, या मतलब जैसे एक्स्ट्रा पानी भर जाता है तो उसको बचाने के लिए जो आंदोलन हुए थे बांध से रिलेटेड, वो हम पढ़ने वाले हैं। पहला जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि सरदार सरोवर बांध को लेकर हुआ था। जो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी के ऊपर बना है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो नर्मदा नदी है उसको बचाने के लिए वहां पे क्या बनाया गया था? बांध बनाया गया था, और उस बांध का नाम था सरदार सरोवर बांध। इसके बाद आता है जल संग्रहण, मतलब जल को बचाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हमें क्या क्या विधियां ले सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कुआं यूज कर सकते हैं, दूसरा ताल, तीसरा कुल्ह और चौथा तालाब। हम इन सब तरीकों से क्या है, जल को हम इकट्ठा करके बचा सकते हैं। इसके बाद आता है वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन का क्या मतलब है? वर्षा जल संचयन का मतलब ये है कि जब वर्षा होती है तो हम क्या करते हैं, गड्ढा खोद लेते हैं और उस पानी को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, तो उस जल को हम क्या कहते हैं? भौम जल कहते हैं। वर्षा जल संचयन से वर्षा जल को भूमि के अंदर भौम जल के रूप में संरक्षित किया जाता है। अब भौम जल के लाभ क्या क्या होते हैं? यह वाष्प बनकर नहीं उड़ता है। जैसे कि हम सभी को पता है वाष्प क्या होता है, जब पानी ज्यादा हो जाता है तो वो भाप बनकर उड़ जाता है। तो अगर हम भौम जल को इकट्ठा करेंगे, मतलब वर्षा के जल को इकट्ठा करेंगे, तो वो वाष्प बनकर नहीं उड़ता है। दूसरा, भौम जल छोटे छोटे जलाशय के जल स्तर को सुधारता है। जैसे कि मैंने भी बताया था कि तालाब होते हैं, तल होते हैं, कुआं होते हैं, तो उसमें क्या है कि जो अगर पानी कम हो जाता है तो भौम जल से उसको भरा जा सकता है। पौधों को नमी पहुंचाता है। अब जैसे क्या है, हमने पानी को कहाँ इकट्ठा किया? हमने पानी को इकट्ठा किया जमीन में, तो जमीन से कुछ पानी कहाँ जाएगा? पौधों में भी पहुंचता है। नेक्स्ट है, यह मच्छरों एवं जंतुओं को अस्पष्ट से सुरक्षित रखता है। अब क्या मतलब है इस चीज का? जैसे पानी होता है तो पानी में जैसे कोई पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो वहां पे क्या है, मच्छर होते हैं और बहुत सारे जीव जंतु भी पैदा होना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन भौम जल में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अंडरग्राउंड वाटर, पानी जो है वो हमारे जो
वो है जमीन है उसके अंदर होता है, तो उसमें इन चीजों का खतरा नहीं होता है। यह जल संदूषण से बचाता है और ये जो ना वाटर पॉल्यूशन मतलब कि पानी का जो दूषित होना होता है उसको भी बचाता है, इससे पानी दूषित नहीं होता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है कोयला और पेट्रोलियम। जैसे कि हम सभी को पता है कि कोयला और पेट्रोलियम क्या है, ये हमारे वो है प्राकृतिक संसाधन है ना, और ये भी अगर हम जरूरत से ज्यादा यूज करेंगे तो ये क्या है खत्म होना शुरू कर देंगे, नष्ट होना शुरू कर देंगे। अब इनका महत्व क्या है, कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। इससे क्या है एनर्जी मिलती है, हम इसको क्या है हमारे अपने व्हीकल्स मतलब मोटरसाइकिल कार वगैरह में यूज कर सकते हैं, और कोयला क्या हम खाना बनाने में भी यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे ट्रेन्स वगैरह में भी ये यूज होते हैं। आज भी हम अपनी ऊर्जा खपत का 70% हिस्सा कोयला और पेट्रोलियम पर निर्भर करते हैं। जैसे क्या है जो हमारी बिजली बनती है ना, वो आज भी काफी हिस्सों में भारत के वो किससे बनती है, कोयले से और पेट्रोलियम से ही बनती है। इसके बाद आता है कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधनों का संरक्षण। हम इनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, आवश्यकता क्या है, क्योंकि पेट्रोलियम और कोयला लाखों वर्ष पूर्व जीवों की जैव उपघटन से प्राप्त हुआ है। जैसे कि हम सभी को पता है कि पेट्रोलियम और कोयला कैसे होता है, जैसे कहीं पर क्या होता है जमीन पलट जाती है ना, तो ऊपर के जितने भी पेड़ पौधे होते हैं या जीव जंतु होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो नीचे की साइड चले जाते हैं और नीचे वाली जमीन ऊपर आ जाती है। तो वही जो जीव या फिर जो पेड़ पौधे नीचे दब चुके हैं वो कुछ सालों बाद कुछ वर्षों बाद क्या वो कोयले में और पेट्रोलियम में तब्दील मतलब बदल जाते हैं। तो अब अगर ऐसा ही होता रहा तो हम ज्यादा यूज करते रहेंगे तो वो फिर वो नष्ट होना शुरू कर देंगे। इसके बाद आता है ईंधनों के उपयोग से होने वाली हानियां। अब क्या क्या हानियां हो सकती हैं ईंधन यूज करते हैं, सबसे पहले वायु प्रदूषण। जैसे कि हम कोयला या पेट्रोलियम वगैरह चलाते हैं तो उसमें क्या कार्बन के ऑक्साइड्स निकलते हैं या फिर नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड्स निकलते हैं, जिसकी वजह से क्या है बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इससे क्या होता है हमारा वायु प्रदूषण होता है। इसके बाद आता है बीमारियां। जैसे मैंने अभी बताया कि जब कोयला वगैरह जलेगा या उपले वगैरह भी होते हैं, उपले वगैरह जलते हैं तो पॉल्यूशन होता है, तो उससे क्या बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि खांसी और दमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसके बाद आता है वैश्विक उष्मन। वैश्विक उष्मन का क्या मतलब है, अगर वायुमंडल में जो सौर मंडल होता है उसके अंदर ज्यादा प्रदूषण के कण पहुंच जाएंगे, ज्यादा हानिकारक कण पहुंच जाएंगे, तो क्या होगा वो जो लेयर होती है जो कि सूरज की किरणों से हमें बचा रही है वो नष्ट हो जाएगी, और नष्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा वैश्विक उष्मन हो जाएगा। जैसे कि इसमें लिखा है कोयला एवं पेट्रोलियम के जलाने पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी, जिससे तीव्रता से वैश्विक उष्मन होने की संभावना है। इसके बाद आता है ऊर्जा खपत बचाने या कम करने के उपाय, मतलब कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम पैदल चल सकते हैं या साइकिल चला सकते हैं। दूसरा, घरों में जो बल्ब है या फ्लोरोसाइड ट्यूब है उनकी जगह हम एलईडी बल्ब का यूज कर सकते हैं। लिफ्ट का प्रयोग ना करके सीढ़ियों से चढ़ सकते हैं क्योंकि बिजली चाहिए होती है लिफ्ट में भी। सर्दी में एकत्रित